समान अध्ययन जीके जीएस के अंतर्गत हम 6 सब्जेक्ट का महारिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इतिहास विषय वस्तु लूंगा, फिर आपका भूगोल लूंगा, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु लूंगा और सब में बहुत शानदार टॉपिक है। फिर एनवायरमेंट होगा, जनरल साइंस होगा और इकोनॉमी होगा। 6 सब्जेक्ट बहुत कम टाइम पे आप मेरे साथ रिवाइज करने जा रहे हैं, इसलिए दिमाग खोल करके बैठ जाइए और आराम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत इतिहास से करते हैं। देखिए इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में आप सभी को पता है कि हम आधुनिक भारत का इतिहास पहले ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आने का काल है, यानी धीरे धीरे हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आते गए हैं और फिर पूरा का पूरा ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजाद कराने का काल है। मैं आधुनिक भारत के काल को इसी रूप में देखता हूं कि आधुनिक काल में सबसे पहले हम धीरे 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 औपनिवेशिक शक्तियों के गुलाम बनते चले गए और इसके बाद देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ 1857 की क्रांति के बाद और उसके बाद हम आजाद होते चले गए। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा वो रहा अंग्रेजों का, और जो भारत में ब्रिटिश शासन रहा इसके पूरे इंपैक्ट को हम 3 चरणों में बांट करके देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने प्रॉपर ये क्वेश्चन आपका लिया है। तो चलिए पहले यहां पर जो टॉपिक है ध्यान से समझिएगा, जो भी चीजें बताऊं ध्यान समझिएगा। तो भारत में अंग्रेजों का शासन आपको पता है, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। शासन क्या, शोषण किया। शासन करना अलग बात है, शोषण करना अलग बात है। तो अंग्रेजों ने शासन किया होता तो शायद भारत की आज ये दुर्गति नहीं होती। अंग्रेजों ने शोषण किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। तो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव यदि हम इसकी बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन को यदि हम देखें, पूरे के पूरे इरा को, पूरे के पूरे टाइम पीरियड को यदि हम प्लासी से देखें तो एक टाइम पीरियड इनका 1757 से स्टार्ट होता है और 1947 में जाकर के इनका टाइम पीरियड खत्म होता है। तो हम एक बार अंग्रेजों के इस पूरे टाइम पीरियड को, टाइम काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला चरण है वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। यहां पे थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सभी बच्चे जितने भी हैं शायद आपकी जानकारी ना हो तो मैं आपको समझा देता हूं। 2 शब्द आते हैं, एक शब्द आता है साम्राज्यवाद और एक शब्द आता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ये दरअसल विश्व इतिहास में दोनों चीजें आती हैं, मैं कई बार बता भी चुका हूं क्लासेस में, तो मैं आप लोगों को जिक्र करता रहता हूं। देखिए उपनिवेशवाद जो है ये प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण की बात करता है। ध्यान से समझिएगा, प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण। जब कहीं पर भी किसी देश का दूसरे देश पर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाए तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, आसान भाषा में। उपनिवेशवाद में आर्थिक नियंत्रण स्थापित होता है। आर्थिक नियंत्रण, मान लीजिए किसी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री पर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण तो नहीं है लेकिन उसका आर्थिक नियंत्रण है। भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक नियंत्रण भी था और आर्थिक नियंत्रण भी था। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो भारत का जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, हम दोनों ही प्रकार के समस्याओं से ग्रसित थे। हम उपनिवेशवाद भी रहे हैं और हम साम्राज्यवाद का भी शिकार हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपना प्रॉपर केसर हिंद की उपाधि के साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्ञी जो है भारत पे शासन कर रही है, भारत की शासिका बन गई है, उनसे सत्ता हस्तांतरित हो रही है भारत के लोगों को। तो ये आप समझ सकते हैं कि हम साम्राज्यवाद के शिकार थे और साथ साथ उपनिवेशवाद के। तो उपनिवेशवाद एक आर्थिक नियंत्रण की अवधारणा है और साम्राज्यवाद आपके प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण की अवधारणा है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था पे इन्होंने इंपैक्ट किया, किस तरीके से देश को लूटा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो टाइम पीरियड है, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, मैं 3 चरणों में विभाजित कर रहा हूं यहां पे, और ये थर्ड चरण है। पहले चरण को हम बोलते हैं वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। जो लोग मेरे साथ आधुनिक भारत की क्लास पहले किए होंगे, अभी तो नया बैच चल रहा है आधुनिक भारत का, जिन लोगों ने पहले मुझसे क्लास की होगी तो वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लास में समझाया था, उसी चीज को रिवाइज कर लीजिए। उपनिवेशवाद, और ये क्वेश्चन समझिए आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको भी समझना बहुत ही जरूरी है। उपनिवेशवाद, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपका चरण था औद्योगिक उपनिवेशवाद। औद्योगिक उपनिवेशवाद, अंग्रेजों ने तो एक ऐसी, मतलब अंग्रेज इतिहासकार जितने ब्रिटिश इतिहासकार थे वो तो कह रहे थे हम तो शासन करने, हम तो यहाँ पे देश में जो है, देश में हमने तो बेखबरी के दौर पे जीत लिया, जबकि पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने जीता है ना। तो पहला वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, फिर औद्योगिक उपनिवेशवाद और तीसरा है वित्तीय उपनिवेशवाद। वित्तीय उपनिवेशवाद। अब मैं तीनों के टाइम स्लॉट को यहां पर डालता हूं। जो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद है
इसका टाइम स्लॉट है 1757 से लेकर के इसका टाइम स्लॉट है 1813। अब ये इनकी नीतियों से परिणित होता है, ऐसा मतलब जब आप इनकी नीतियां देखेंगे, पॉलिसीज देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। 1813 से लेकर के 1858 तक औद्योगिक उपनिवेशवाद देखने को मिलता है और 1858 के बाद इन्होंने वित्तीय उपनिवेशवाद भारत में स्थापित किया। ये तो टेन्योर है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर वाणिज्यिक उपनिवेशवाद क्या है। बहुत आसान भाषा में बताता हूं। जब अंग्रेज भारत में आए, 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर 1608 में जो है विलियम हॉकिंग्स आया, फिर टॉमस रो आया और धीरे धीरे भारत में फैक्ट्रियां बनने लग गई, अंग्रेज आ गए। तो जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी को, बंगाल को इन्होंने जीता, तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने क्या किया, एकाधिकार दे रखा था, मोनोपोली दे रखा था कि कोई भी व्यापार करेगा तो केवल एक ही कंपनी करेगी जिसका नाम होगा EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये व्यापार करेगी। यानी कि वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, यानी कि कंपनी का व्यापार पे एकाधिकार होगा। और ये टाइम पीरियड आप देखेंगे पूरा का पूरा ये लूट का काल था, बड़े स्तर पे डकैती उपहार के रूप में, या भारत में जो सत्ता परिवर्तन इन्होंने कि सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर, और फिर उसके बाद जितने भी नवाब आए बंगाल के या फिर अन्य जितने भी क्षेत्रों में खूब इन्होंने लूट खसोट की, खूब युद्ध किए, मराठा पराजित किए, मैसूर पराजित किए, बंगाल पराजित किए। और कई बार जब बात यह आती है कि अंग्रेज हमें पराजित करते चले गए, तो यहां पर एक बात याद आती है कि हमें शौर्य की कमी कभी नहीं थी, हमें साहस की कमी कभी नहीं थी, हमें एकता और एकजुटता की कमी थी। और एक बात ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे रहा हूं इस बात से कि जब भी देश की हमारी एकता संकट में आएगी तो वैसे ही देश कमजोर हो जाएगा। और भारत उस समय केवल यही कमी थी, नहीं तो कब मैसूर में जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान ही अंग्रेजों को मार भगाते, यदि निजाम और मराठा साथ दे देते, यदि मराठों का साथ जो है आपस में मराठा ही एकजुट रहते, आपस में ही उनमें विद्वेष नहीं होता, तो अंग्रेज कभी नहीं उन्हें जीत पाते। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और ये एक तरीके की ऐसी कूटनीति अपनाई जिसमें हम फंस गए, ट्रैप्ड हो गए। तो वाणिज्यिक उपनिवेश 1757 से 1813, ठीक है। और ये वाणिज्यिक उपनिवेशवाद इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों 1813 में मोनोपोली तोड़नी चालू की गई थी। आपको पता होगा चीन और चाय वाला व्यापार को छोड़कर के बाहरी पूरे व्यापार पे दूसरी कंपनी आने लगी और 1833 पे मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। इसलिए इस पूरे टेन्योर को हम वाणिज्यिक उपनिवेशवाद के तौर पे देखते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है औद्योगिक उपनिवेशवाद। औद्योगिक उपनिवेशवाद जो आपका है, ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी 1780 के टाइम पीरियड पे। आप देखिए इस टाइम पीरियड पे 1780 में यहां पे क्या हो गई, औद्योगिक क्रांति। तो यहां पे जो दूसरे व्यापारी वर्ग थे वो भी व्यापार कर रहे थे, दूसरे तो उन्होंने कहा भैया मोनोपोली खत्म करो, हमें भी व्यापार करना है। तो यहां पे मोनोपोली खत्म की जाती है और भारत में भी कई सारे उद्योगों को बनाया जाता है। तो यहां पर विशेषकर बंगाल से कच्चा माल लिया जाता था सस्ती कीमत पर। भारत को क्या किया इन्होंने, कच्चे माल का स्रोत बना दिया। इस पूरे टेन्योर पे कच्चे माल भारत से लिया जाता था, ठीक है। और इसके बाद ये कच्चा माल यहां से कहां जाता था, ब्रिटेन जाता था, ठीक है। और वहां से बनी हुई सामग्रियां हम एक्सपोर्ट करते थे या इंपोर्ट करते थे। तो ये तो हमारा निर्यात होता था कच्चा माल, और सस्ती कीमतों पर, नाम मात्र की कीमतों पे, और फिर बहुत महंगी वैल्यू पर इन्होंने हमें क्या किया, व्यापार किया उद्योग धंधों के माध्यम से। तो भारतीय बाजार पे इन्होंने इंग्लैंड की बनी हुई वस्तुओं को ही बेचने का प्रयास किया। यह दोहरा आर्थिक शोषण था। पहली चीज, हमारा जो माल था उस माल को आपने वैल्यू नहीं प्रदान की, ठीक है, पहली चीज अंग्रेजों ने। और दूसरा, जो अपना माल लेकर के आए उसको इतना महंगा कर दिया कि उससे, और देश में उसको टैरिफ फ्री भी कर दिया। टैरिफ फ्री कर देने से उनको तो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो वो जो है उसके कारण से हमारा हस्तशिल्प उद्योग, हमारी पूरी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे कमजोर हो गई। और ये औपनिवेशिक उपनिवेशवाद के तहत देखते हैं 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है, 1857 में जो है क्रांति होती है देश के अंदर। उसके बाद का टेन्योर जो है ये आपका वित्तीय उपनिवेशवाद के रूप में है। किस रूप में है, वित्तीय उपनिवेशवाद के रूप में। तो जो वित्तीय उपनिवेशवाद का टाइम पीरियड है 1858 से 1947 तक का है। किस रूप में है, हां स्पष्ट है सभी को? हां, तो 1858 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड है आपका, ये वित्तीय उपनिवेशवाद का है। मतलब इसके बाद क्या हुआ, इनके द्वारा जो है
वित्तीय उपनिवेश यानी कि इन्होंने यहां पे बैंक स्टैब्लिश किए, है ना, यहां पे जो भी चीजें बनाई, जैसे लाइक आपको पता रेलवे का विकास तो एक इन्वेस्टमेंट ही था, बड़े बड़े वहां से इन्वेस्टर आ गए, इन्वेस्टमेंट करने लग गए, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का पर्पस भारत का विकास नहीं था, बल्कि भारत में उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यहां के शोषण की गति और बढ़ाना। तो यहां पे जो है भारत में बैंकिंग सिस्टम डेवलप करना, भारत में जो है रेलवे का डेवलपमेंट करना। और आप लोगों को लगता होगा कि रेलवे हमारे लिए लाई गई थी, हमारे लिए नहीं लाई गई थी, रेलवे इन्होंने भारत को और अधिक शोषित करने के उद्देश्य से लाए थे। तो ये 3 प्रकार से हम पूरे अंग्रेजों के टाइम पीरियड को देख सकते हैं, औपनिवेशिक टाइम पीरियड को। सबको क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि उपनिवेशवाद, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कैसे जो है ब्रिटिश शासन का प्रभाव हमारे यहां पे रहा, खासकर औपनिवेशिक की राह में। सभी लोग पहले इत्मीनान से क्लास करें, बाकी चीजें कमेंट सेक्शन पे अभी कोई ध्यान नहीं देगा, इसलिए आप लोग पहले क्लास करिए। मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं, पेन कागज लेकर पढ़िए, बढ़िए, ठीक है। चलिए, ये इतिहास की विषय वस्तु थी। अब अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका विश्व के भूगोल से जुड़ा हुआ है। अब मैं विश्व के भूगोल में कुछ मैपिंग वाले टॉपिक आपको कराता हूं। मानचित्रण से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, और ये चीजें जहां जो एरिया ज्यादा चर्चा में रहते हैं, जो चीजें ज्यादा जो है उसमें रहती हैं, तो उस चीज को लेकर के आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये यूरोप का मानचित्र है, ठीक है। यहां पे देखिए, ये बाल्टिक सागर है। क्या है? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश मैं बाद में बताऊंगा। दरअसल यहां पर 3 देश हैं, इनको बाल्टिक स्टेट बोलते हैं। मैंने ध्यान रखिएगा, ये आप देख रहे हैं, ये है एस्टोनिया, ये है लाटविया और ये है लिथुआनिया। ये 3 देश हैं, पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। इनको बोलते हैं बाल्टिक राज्य, क्योंकि ये बाल्टिक सागर से जुड़े हुए हैं तो इनको बाल्टिक राज्य कहते हैं। यूरोप में है, ठीक है। गल्फ ऑफ रीगा यहां पे पड़ती है। तो लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ये क्या है? आपके भूतपूर्व पहले यूएसएसआर का हिस्सा होते थे, और ये बाल्टिक राज्य के तौर पे 3 स्टेट को हम बाल्टिक राज्य कहते हैं, ठीक है। तो 3 तो आपके बाल्टिक हैं। ये किसका हिस्सा था? यूएसएसआर का। यूएसएसआर का मैं तीनों के नाम यहां पे लिख देता हूं, लाटविया, लिथुआनिया, आनिया। और आपको पता है अब ये सब जितने भी देश है ना, ये सब नाटो का सदस्य बन चुके हैं, और नाटो का सदस्य बनने के कारण से ना बड़ा दबाव और तनाव है। अभी आपको पता है कि लिथुआनिया में इस बार की नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था, जो इस बार का नाटो शिखर सम्मेलन था, लिथुआनिया। और एक है आपका एस्टोनिया। एस्टोनिया, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बाल्टिक स्टेट। क्या बोलते हैं? बाल्टिक स्टेट, ठीक है। अब दूसरी जो कैटेगरी है आपकी, ये आप देखिए, ये भी पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। ये 5 देश हैं, और ये मध्य एशियाई देश है, हमारे एशिया का हिस्सा है ये भी पहले यूएसएसआर। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, पूरा विश्व 2 धड़ों में बंट जाता है, और ये धड़े आपके विचारात्मक थे। अब यूएसएसआर नहीं है, अब तो रूस ही बचा है बड़े देश के तौर पे, बाकी के सारे देश जो है अलग हो चुके हैं। 15 देशों का एक महासंघ हुआ करता था, तो इसमें 5 मध्य एशियाई देश भी जुड़े हुए थे। मैं एक बार नाम बता रहा हूं। एक तो कजाकिस्तान है आपका, देखो इसको कुछ इस तरीके से याद कर लो, K2 T2 U। यू से उज्बेकिस्तान है, यहां पे देखिए उज्बेकिस्तान को यू से हम रिप्रेजेंट करें। K2 मतलब 2 K हैं, एक तो कजाकिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान। T2 मतलब 2 T हैं, एक तजाकिस्तान और दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, और एक यू हो गया। तो ये 5 देश हैं, K2 यानी कजाकिस्तान, ठीक है, और किर्गिस्तान, T2 यानी कि तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 आपके मध्य एशियाई देश हैं, कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके बाद है आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ये मैप आपको पता होना चाहिए, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये टोटल 5 देश को हम मध्य एशिया बोलते हैं, सेंट्रल एशिया बोलते हैं। भारत का यदि मध्य एशिया से जुड़ाव हो जाए ना, तो हमारे यहाँ पे जो
जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। एक तापी परियोजना चल रही है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को लेकर के। तापी मतलब ये तापी परियोजना आपकी यहां चल रही, तुर्कमेनिस्तान, ती से आपका तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को लेकर एक तापी परियोजना चल रही, पर पाकिस्तान ने सब ताप रखा है, वो परियोजना का कोई मतलब बन नहीं रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक ये स्टेट है आपके, ये तो आपके कैसे हो गए। अब अगले स्टेट हैं आपके जो हैं, ये हैं काकेशस कंट्री। काकेशस कंट्री में 3 देश आते हैं काकेशस में, काकेशस राज्य में। एक अल्बानिया, दूसरा अजरबैजान और तीसरा देश है इसमें, ये सब कैस्पियन, अजरबैजान आपका कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, और तीसरा देश है आपका इसमें जॉर्जिया। तो ये 3 देश ये भी थे, ये भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, 5 देश जो ऊपर आप देख रहे हैं ये भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं आपके तीनों देश ये। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सब आपके, ये पूरा देश आपका काकेशस कंट्री है। ये काकेशस कंट्री मतलब यहाँ पे काकेशस पर्वत श्रेणी है तो उससे जुड़ा हुआ है, काकेशस कंट्रीज के तौर पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है कजाकिस्तान, हाँ ये तो मध्य एशिया हो गया, ये आपका जो है, हाँ ये काकेशस कंट्रीज हो गया, 3 कंट्री हो गई, 5 कंट्री आपकी इसकी हो गई, 5 3 8, और 3 कंट्री आपकी यहां पे हैं, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। टोटल कितनी हो गई, 11 कंट्री। टोटल कंट्रीज कितनी हो गई, 11। 3 काकेशस हो गई, 5 मध्य एशिया हो गई, और 3 आपकी जो है बाल्टिक राज्य हो गए, बाल्टिक स्टेट हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी के जो स्टेट होते हैं, मैं कुछ स्टेटों के नाम यहां पे लूंगा, इससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा कि सोवियत संघ में टोटल कितने कंट्रीज थे, कितने कंट्रीज इसके साथ जुड़े हुए थे। तो सोवियत संघ में 3 कंट्रीज और आप ऐड कर लीजिए इसमें जो है, एक तो आपका पहले यूक्रेन जो आपका अलग हो गया है, यूक्रेन भी पहले इसी का हिस्सा हुआ करता था, यूक्रेन, मोल्डोवा और बेलारूस। यूक्रेन 3 और ऐड कर लीजिए, मैं इससे क्या होगा आपका यूएसएसआर क्लियर हो जाएगा। यूक्रेन तो आपको पता है युद्ध चल रहा है, दूसरा मोल्डोवा, ये सब यूएसएसआर का पहले हिस्सा हुआ करते थे। एक बेलारूस है, बेलारूस आज भी रूस के ज्यादा, मतलब एक अब तो संप्रभु राष्ट्र है लेकिन रूस के पक्षधर में ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये आपके 3 देश ये हो गए, क्लियर है। और एक देश आपका जो है इसमें यहां पे देखेंगे रूस है, रूस, ये टोटल हो गए 4 देश। अब 4 देश तो ये हो गए आपके, यूक्रेन, रूस लगा हुआ है, बगल में बेलारूस है और तीसरा मोल्डोवा है। ठीक है, 4 देश ये हो गए, 3 देश आपके बाल्टिक देश हो गए, +3 कर दीजिए, 3 आपके बाल्टिक देश हो गए, +3 आपके 3 बाल्टिक हो गए, 3 आपके काकेशस हो गए। काकेशस याद रख लीजिए, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, अभी आर्मेनिया जॉर्जिया में युद्ध छिड़ गया था, है ना। और टोटल 5 आपकी मध्य एशिया की कंट्री हैं, मध्य एशिया। टोटल 15 देश आपके मिल करके क्या बनते हैं, यूएसएसआर को बनाते हैं। ये 15 देश आपके यूएसएसआर बनते हैं। आप ये मानचित्र देखिए रेड कलर से, जितना भी आप देख रहे हैं ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था, और यही जो है एक आफत थी, बहुत बड़ी आफत थी, जिसके कारण से एक तनाव का बिंदु देखने को मिलता है और एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को, इतना क्लियर होता जा रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं सबको समझ में आ रहा है चीजें। ठीक है, अब देखो इससे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होती जा रही है, आईआर भी होती जा रही है। अभी मैं आगे आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा मानचित्र के हिसाब से, और कुछ फैक्ट और ये सारी चीजें देखेंगे। मैं आने वाले समय पे जैसे ये पूछ लेता है कि भैया अभी जैसे मिडिल ईस्ट वाला रीजन बहुत ज्यादा, तो उसका मैपिंग एक बार कर लेंगे। जैसे मैं कोशिश करूंगा कल ही मैं आपको मैपिंग करा दूं, जो इजराइल के आसपास के क्षेत्र हैं, ये चर्चा में बहुत है। भूमध्य सागर से सटे हुए देश देख लेंगे सारे, और फिर इजराइल में गाजा पट्टी हो गया, वहां पे वेस्ट बैंक हो गया, और आपका गोलन हाइट्स हो गया। इसके बाद जो है वहां पे जो शहर हैं, गाजा के प्रमुख शहर बहुत चर्चा में है इस समय। ठीक है, तो एक बार मिडिल ईस्ट, वहीं पे जॉर्डन है, वहीं पे लीबिया है, वहीं पे लेबनान है, कहां पे कौन सी कंट्री स्टैब्लिश है, उस पूरे ज्योग्राफी को समझ के उससे क्वेश्चन जरूर निकल के आएंगे। और इसके बाद फिर मैं आपको, जैसे कि कैस्पियन सागर है, उससे कितने देश सीमा साझा कर रहे हैं,
बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश, अजोब सागर से सीमा साझा करने वाले देश, भूमध्य सागर से, लाल सागर से, हर एक काला सागर से, जितने भी सागर हैं सभी के साथ सीमा साझा। जैसे देखो ये आपका बहुत चर्चा में रहता है, काला सागर आपका चर्चा में है यूक्रेन के युद्ध से, भूमध्य सागर भी चर्चा में रहता है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। अभी जैसे लाइक मान लो आपका ये रेड सी में भी आप देख रहे हैं ना, यमन के जो हौती विद्रोही हैं उनके द्वारा जो भी यहां से ट्रेड हो रहा है उसको बाधित किया जा रहा है, तो उस पे भी मुझे जहां तक लगता है कि आने वाले समय पे क्वेश्चन निकल सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां का भी ज्योग्राफी देखेंगे, तो एटलीस्ट जो इस समय बहुत चर्चा में रहेंगे ज्योग्राफी, उनको सबको हम देख लेंगे, सारे के सारे ज्योग्राफी को मैं डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए अभी ज्योग्राफी में इतने रखते हैं, अब सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अगले सब्जेक्ट में चलते हैं भाई, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट आपका एक ये बहुत बर्निंग टॉपिक है और हर जगह पूछा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था। पॉलिटी में पंचायती राज से क्वेश्चन आता ही आता है, हर स्थिति में आता है। ठीक है, तो मैं इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता भारत में कौन से वायसराय को माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन, एक तो ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछा जाता है कि पंचायती राज, लॉर्ड रिपन आपका एक उदारवादी शासकों में से एक था, तो इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। अब इसके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पूछा गया है कि भारत में किस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई? और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आता होगा, यदि नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, पता नहीं आयोग को इस क्वेश्चन से कितना प्यार है। बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति के तहत ही जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका जहां भी पूछेगा रट डालिए, जितना बताता जाऊं रटते जाइए। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और किसके द्वारा स्वतंत्र भारत में जो है त्रिस्तरीय जो मॉडल है वो डेवलप किया गया, त्रिस्तरीय मॉडल की रिकमेंडेशन की गई, वो है बलवंत राय मेहता। ठीक है, अब देखिए जब भारत में अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने भी भारत के शासन के विकेंद्रीकरण करने के लिए एक आयोग बनाया था जिसका नाम है शाही आयोग। अंग्रेजों ने भारत के विकेंद्रीकरण के लिए एक शाही आयोग बनाया था, और यह शाही आयोग कब बनाया था? 1907 में। 1907 में आपको पता है कि 1905 में जो है ना, इन्होंने बंगाल विभाजन का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गया, इनका पूरी तरीके से सफल नहीं होने दिया गया, बाद में बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा। तो अंग्रेजों ने शासन के विकेंद्रीकरण के लिए एक आयोग बनाया जिसका नाम था शाही आयोग, और ये शासन के स्थानीयकरण से जुड़ा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मान लो पूछ लेता है तो विकेंद्रीकरण से जुड़ा हुआ है, स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये शाही आयोग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? हॉब हाउस। मैं शॉर्टकट में नाम बता रहा हूं, इसके अध्यक्ष का नाम है हॉब हाउस। हॉब हाउस के द्वारा जो है ये कार्य किया गया था। ठीक है, हॉब हाउस, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि स्थानीय स्वशासन जो पहले था केंद्रीय विषय में था, आजादी के पहले। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय, आज ही वर्तमान में जो है ये राज्य सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन, स्टेट लिस्ट में है आपका स्थानीय स्वशासन। तो कहता है किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्र सूची से हटाकर राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत क्या किया गया? स्थानीय स्वशासन जो ये विषय लिखा हुआ है, स्थानीय स्वशासन विषय को क्या किया गया? शिफ्ट कर दिया गया। कहां से कहां शिफ्ट कर दिया गया? केंद्र सूची से राज्य सूची की तरफ। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। अब देखो पंचायती राज व्यवस्था के कई सारी कमेटी, एक बलवंत राय मेहता समिति तो बनी थी, साथ ही अशोक मेहता समिति भी बनी थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय जो है इसके लिए व्यवस्था की थी कि भैया द्विस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत और प्रखंड पंचायत को गायब कर दिया था इन्होंने,
और जिला पंचायत की बात हुई थी तो मध्य स्तरीय मॉडल को हटा दिया था। एक पीके थंगुन कमेटी भी बनी थी, वो भी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। एलएम सिंघवी कमेटी बनाई गई थी, वो भी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीके थंगुन कमेटी भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अब इसके बाद देश में 2 संविधान संशोधन किए जाते हैं, 73वां व 74वां। ये दोनों संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे देते हैं। इनके तहत भाग 9A ओपन किया गया और साथ ही जो है 73वां 74वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक आर्टिकल जोड़ा गया 243, भाग 9A जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया, ठीक है, भाग 9A जोड़ा गया। ठीक है, एक ही आर्टिकल है, मुख्य आर्टिकल आपका। बाद में पेशा अधिनियम और ये सारी चीजें आती हैं, उस पर हम आने वाले समय में सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो 73वां और 74वां ये सबको रटा है, आएगा तो गलती नहीं करोगे। भाग 9 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन है? भाग 9 में, भाग 9 में। और भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 40 है, ये राज्य का नीचे एक तत्व है, डीपीएसपी है। इसी के तहत जो है ये जो आप देख पा रहे हैं, इसी के तहत ये जो आपका जो पूरा का पूरा डीपीएसपी है, डीपीएसपी को जो है क्या किया गया, डीपीएसपी पे ही ये बात लिखी हुई है कि राज्य जो है स्थानीय स्वशासन की संस्था को गठित करेगा, ग्राम पंचायतों का विकास करेगा। इसकी बात जो है डीपीएसपी में की गई थी। तो स्थानीय स्वशासन की बात आर्टिकल 40 में है, एक गांधीवादी विचार के तौर पे हम इसको देखते हैं। और फिर इसके बाद स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में रख दिया गया, राज्य सूची। स्थानीय सुशासन किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। प्रविष्टि नंबर 5, राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 5, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस में। राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 5 पे स्थानीय प्रशासन दिया गया है, ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 के तहत टोटल नए अनुच्छेद कितने जोड़े गए? 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 16 नए अनुच्छेद 243A से लेकर के Z तक हैं, ठीक है। 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। भाग 9 के बाद फिर भाग 9A चालू होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 243 में 16 नए आर्टिकल जोड़े गए और पूरा का पूरा प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई, इसमें टोटल 29 विषय रखे गए। और दूसरी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय। ठीक है, एक ये याद रखिएगा, ये पंचायती राज व्यवस्था से बहुत सारे अभी टॉपिक हैं जो मैं आगे चल के करवाऊंगा। अभी इतने फैक्ट याद रखिए। देखो ज्यादा फैक्ट दे दूंगा तो फिर पता चला आपके दिमाग में भी बहुत ज्यादा चीजें हो गई। अब चलिए चलते हैं एनवायरनमेंट के थोड़ा सा फैक्ट की तरफ। पर्यावरण में भी आज कई सारे फैक्ट लेकर आया हूं आप सभी को। देखिए बहुत सारी त्रासदी हुई हैं और इन त्रासदियों से क्वेश्चन पूछता है। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये एक तरीके की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कह सकते हैं कि एक त्रासदी के तौर पे, ट्रेजेडी के तौर पे हम देख सकते हैं। तो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस है आपका, इसको मिक बोलते हैं हम, मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट। अभी एक आपकी वेब सीरीज आई है, शायद मूवी है रेलवे मैन, रेलवे मैन में इसको दिखाया गया, कई सारी मूवी बन चुकी हैं। तो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण से भोपाल में बहुत बड़ी संख्या में लोग खत्म हो गए, ठीक है। तो एक ये घटना है। मिसाइल आइसोसाइनेट से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमपी वाले बच्चे भी ध्यान रखें और बाकी लोग भी ध्यान रखें। गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। भोपाल में ये घटना घटी थी 3 दिसंबर 1984 को। इसके बाद देखिए एक हादसा, और ये आप उसी के दृश्य देख रहे हैं, बहुत बड़ी घटना हुई थी। इसके बाद एक घटना और घटी और ये घटना बहुत भयावह थी। ये घटना हुई यूक्रेन के चेर्नोबिल में। यूक्रेन में चेर्नोबिल है, पहले यूएसएसआर का हिस्सा होता था। यहां पे एक जो है हादसा होता है और यह हादसा परमाणु के तौर पे होता है। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, ठीक है। कब हुई है? यूक्रेन में 26 अप्रैल को,
26 अप्रैल 1986 को यह घटना घटी। 26 अप्रैल 1986 को परमाणु दुर्घटना घटती है। कौन सी? चेर्नोबिल, यूक्रेन में घटती है। कहां पे? यूक्रेन के चेर्नोबिल में। यूक्रेन के चेर्नोबिल में, यूक्रेन के चेर्नोबिल में एक परमाणु दुर्घटना घटती है। ठीक है, यूक्रेन के चेर्नोबिल में एक परमाणु दुर्घटना घटती है। एक घटना और घटती है, यह भी चर्चा में रहती है आपकी, ये घटती है अमेरिका में। अमेरिका में एक आपका द्वीप था, जिस द्वीप का नाम है आपका पेंसिल्वेनिया, एक जगह है वहां पे 3 माइल द्वीप था आपका। यहां पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे। मैं आपको बता रहा हूं, एक शहर है इसका, ये आप देख पा रहे हैं, यह अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, इस शहर का नाम है आपका पेंसिल्वेनिया। ठीक है, यहां पे एक शहर है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया शहर पे एक आइलैंड है आपका 3 माइल आइलैंड। यहां पे एक परमाणु दुर्घटना हुई थी। यह परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 28 मार्च 1989 को। यह घटना हुई थी 28 मार्च 1979 को। और जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहां पे चेर्नोबिल जो दुर्घटना हुई थी, यह 26 अप्रैल 1986 की घटना है। और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। तो ये 3 बड़ी घटनाएं हैं जो आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। और ये तीनों घटनाओं ने पूरी तरीके से पर्यावरण को संकट में लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये तीनों घटनाओं को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहां पे एक सतत विकास को लेकर के एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक कमीशन था आपका, मैंने सतत विकास को लेकर कई बातें बताई हैं। सतत विकास की अवधारणा के बारे में सबसे पहली बात हुई ब्रंटलैंड कमीशन से। 1987 में एक कमीशन बनाया गया था, ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही हमने सतत विकास की अवधारणा के जन्म को लेकर के बात हुई। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन है? तो ब्रंटलैंड कमीशन 1987, यह कमीशन के द्वारा सतत विकास को लेकर के सबसे पहले चर्चा की गई। ठीक है, क्लियर है। और सतत विकास के लिए, स्थायी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2002 में एक सम्मेलन बुलाया गया। सतत विकास का सम्मेलन सबसे पहले 2002 में हुआ। सतत विकास को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के तो पहले भी हो चुके थे, रियो वगैरह सारी चीजें, लेकिन सतत विकास को पहली बार जो है एक सम्मेलन में इंट्रोड्यूस किया गया। यह जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग कब हुआ? 2002 को। सतत विकास में एक सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में 2002 को। ठीक है, इसके बाद पहली बार जो है स्थायी विकास या सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया आयुषियन में। आयुषियन, आयुषियन के बारे में आप सभी जानते हैं। आयुषियन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। स्थायी विकास शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आयुषियन की एक रिपोर्ट आई थी, विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट, उसमें पहली बार प्रयोग किया गया। अवधारणा का जन्म पैदा हुआ कहां पे? ब्रंटलैंड कमीशन में। कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया? ब्रंटलैंड कमीशन से। ध्यान रखिएगा, ब्रंटलैंड कमीशन से कॉन्सेप्ट आया ये। और जोहान्सबर्ग में पहली बार जो है इसका मुद्दा हुआ, स्थायी जो है सतत विकास, धारणीय विकास को लेकर के। और फिर आयुषियन जो आपकी संस्था है, आयुषियन में के द्वारा जो है विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट, विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट, विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट आपकी ये जारी की गई। ठीक है, तो सतत विकास को लेकर के ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और अभी देखो बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं आगे चल के आपको डिस्कस करूंगा। ये जो आपका जोहान्सबर्ग वाला सम्मेलन हुआ था जिसमें स्थायी विकास के लिए बात की जाती है, इसी को हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसी को हम पहला तो रियो में हुआ था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग को कहते हैं। ठीक है, द्वितीय, पहला हुआ रियो में पृथ्वी सम्मेलन, पहला कहां हुआ? रियो में। दूसरा कहां पे हुआ आपका? जोहान्सबर्ग में, द्वितीय सन 2002 में। ध्यान रखिएगा। देखिए, जो आपका धारणीय विकास है, सतत विकास है, इसमें हमें 5 चीजों को ध्यान में रखना है। पानी सबके लिए बचा रहे। धारणीय विकास में किसकी जरूरत फ्यूचर में है? पानी की, पानी खत्म ना हो। ऊर्जा के संसाधन खत्म ना हो, ऊर्जा सबके लिए बनी रहे।
पानी सबके लिए बना रहे, सभी के लिए कृषि बना रहे, ऐसा ना रहे कि खाद्यान्न निर्भरता ही खाद्यान्न संकट में आ जाए। जैव विविधता का ह्रास नहीं होना चाहिए, जैव विविधता। और दूसरा अंतिम है स्वास्थ्य। ये 5 चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, हमें इस तरीके का डेवलपमेंट करना है कि 5 चीजें इंपैक्टफुल ना हो। ये सतत विकास के अंतर्गत इसको हम देख करके रखते हैं, ठीक है। ये आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार देख लीजिए। सभी लोगों को समझ में आ रहा है सेशन को? देखो मैं एक फ्लो में चल रहा हूं, एक गति में चल रहा हूं, और यही रिवीजन का तरीका होता है कि एक फ्लो में, एक गति में आपका रिवीजन होता चला जाए, आपको चीजें याद होती चली जाए। मैं आपको एक साथ कितने सारे फैक्ट याद करा रहा हूं, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको रिवाइज करते जाना है, समझते जाना है। सतत विकास ब्रंटलेट कमीशन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। पहला जो है आपका सतत विकास पे सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002, यह आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। IUCN की एक रिपोर्ट आई थी, विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट, उसमें पहली बार सतत विकास के बारे में बात की गई। और सतत विकास में टोटल आपके ये प्रमुख चीजें आप देख पा रहे हैं। तो अच्छा, धारणीय विकास होगा कैसे? सतत विकास को हम कौन से विकास को सतत विकास के या धारणीय विकास के अंतर्गत मानेंगे? जो विकास प्रकृति को डिस्टर्ब ना करे, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अल्टरनेटिव एनर्जी जितनी भी है उसके तहत हम देखेंगे। और हम नहीं चाहते कि प्राकृतिक संसाधन अगली पीढ़ी के लिए ना बचें, है ना, इसलिए हमें इसको देख करके चल रहे हैं। तो सतत विकास को लेकर के कुछ फैक्ट आपके ये थे, आगे अभी और फैक्ट में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। चलिए अगले सब्जेक्ट के तौर पर चलते हैं। देखिए एक टॉपिक है आपका, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, और मुझे लगता है यहां पे बहुत सारे फैक्ट हैं। देखिए हमारे जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, वो 2 चीजों से मिलकर बना है, और ये बात आइंस्टीन के द्वारा बताई जा चुकी है, सिद्ध की जा चुकी है। पहला है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा, ठीक है। प्रत्येक, यदि हम सजीवों की बात करें तो सजीवों में टोटल 27 तत्व होते हैं। पदार्थ, 2 चीजों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है आपका, पदार्थ प्लस ऊर्जा। पदार्थ, इसको हम बोलते हैं एम, मैटर, और दूसरा है आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी, है ना, एनर्जी E=mc², जो आपका आइंस्टीन देकर के गए हैं। मैं आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। तो सजीव टोटल 27 तत्वों से मिलकर के बनता है, ठीक है। सजीव पदार्थ के संयोजन में टोटल कितने तत्व भाग लेते हैं? 27 तत्व। अब ये जो 27 तत्व हैं, इसमें 4 टॉप तत्व कौन से हैं? 27 तत्व टोटल हैं। 27 तत्वों में 4 टॉप तत्व, जो सबसे ज्यादा जिनका रेशियो देखने को मिलता है। 4 कौन से तत्व हैं जिनका सबसे ज्यादा रेशियो है? नंबर 1 में ऑक्सीजन, नंबर 1 में ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 65%, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे है आपका कार्बन, दूसरे नंबर पे है कार्बन, 18.5% आपका कार्बन पाया जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर है कार्बन, फिर है हाइड्रोजन। तीसरे नंबर पे है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 10.5%, 10.5% हाइड्रोजन। और इसके बाद नाइट्रोजन। तो ये टॉप 4 तत्व आपके हैं। टोटल 27 तत्व हैं, जिनमें से टॉप 4 आपको याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा सजीवों में ये टॉप 4 तत्व हैं, बाकी फिर अन्य तत्व हैं आपके, ठीक है। 23 तत्व आपके, उनका परसेंटेज कम है। टॉप 4 में आपके ये सजीवों के तत्व हैं, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है? तो ये आपका जो है, और लघु तत्व भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है ना। मैं आगे के तत्व भी कुछ लिख देता हूं। कैल्शियम है आपका, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब सजीवों में पाया जाता है। इन सब से मिलकर के सजीव बनते हैं। ये तथ्य हैं, फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम का 1.5% योगदान है और फास्फोरस का 1% योगदान है। बाकी फिर आपके बहुत सारे तत्व आते हैं, है ना। बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब आयनीकृत होते हैं, है ना। आपका सोडियम, पोटेशियम और आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब आयनीकृत होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको आने वाले समय पे कि कैसे ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति हुई, कैसे पहले शुरुआत में जो जीवन था वो पूरी तरीके से अपचायक था, रिडक्टिंग था। बाद में उसके बाद वो कैसे ऑक्सीडेसिंग बना, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए तत्वों की पूरी मामला कि कितने तत्व टोटल हैं और किसका रेशियो सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है।
इसके बाद जो है जो सजीव पदार्थ हैं, सजीव पदार्थ में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक होते हैं। कार्बनिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में कार्बनिक यौगिक होते हैं, हमारे शरीर में कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक में आपके प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, सजीवों के शरीर का एक अहम हिस्सा है। तो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पूरे बॉडी को प्रवेश होती है, लगभग 14% के आसपास प्रोटीन है। वसा की बात करें तो लगभग 3% के आसपास आपका वसा है, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1% के आसपास कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बनिक पदार्थों का रेशियो है जो कि हमारी बॉडी में हमें पाया जाता है। तो ये रेशियो याद रखिएगा, इस रेशियो से भी आपसे क्वेश्चन कोई ना कोई बना लेगा, पूछ लेगा, और बायो में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टेट पीएससी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो अकार्बनिक तत्व हैं, ये तो कार्बनिक तत्व मैंने आपको बता दिए, हमारे शरीर में अकार्बनिक तत्व भी पाते हैं। अब आपको लगता होगा अकार्बनिक तत्व कौन से हैं? अकार्बनिक में जैसे जल, जल आपका एक अकार्बनिक तत्व है। हमारा बॉडी सबसे ज्यादा जल से बना हुआ है। जल हो गए, लवण हो गए, है ना, जल हो गए, लवण हो गए, अम्ल और क्षार हो गए, अम्ल और क्षार, ये भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हिस्सा आपका क्या होता है? पानी होता है शरीर में। सबसे ज्यादा किसका है? पानी। ठीक है, तो लगभग यदि हम बात करें जल और लवण की, 80% के आसपास ये पाए जाते हैं। अम्ल क्षार की बात करें तो 1% के आसपास इनका जो है योगदान शरीर में होता है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में 14% कार्बनिक पदार्थों में, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कितने परसेंट? 14%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक छोटा सा चीज और बता देता हूं, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान और विज्ञान, ये तीनों का जनक एक ही व्यक्ति है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब है बायोलॉजी, जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, और विज्ञान साइंस, इन तीनों के जनक एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है अरस्तु। इन तीनों का जनक एक ही व्यक्ति है, जनस्तु। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रैक्टस हैं, वो अलग है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा नॉर्मली आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। अब चलिए अगला चलते हैं इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी के भी फैक्ट हम देखेंगे। यहां पे कुछ तथ्य देखेंगे अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन आपके आमतौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए भारत में रेलवे की बात करें तो रेलवे सबसे पहले 16 अप्रैल, सबसे पहले रेलवे हमारी कहां से कहां तक चली थी? 16 अप्रैल 1853 को रेलवे का शुभारंभ माना जाता है। जो सफल रेलवे परिचालन हुआ था बंबई से ठाणे के बीच में, बंबई से ठाणे, ये रेलवे का परिचालन हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका लॉर्ड डलहौजी के कार्य में प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड डलहौजी, ये पहले भाप इंजन था आपका, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे बंबई से ठाणे पहली आपकी रेलवे चली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, डेट याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853। स्टेट पीएससी सीधा सीधा पूछते हैं। अब ये जो आपका पर्सन है लॉर्ड डलहौजी, इसने कई सारे कार्य कराए, जिनमें से एक कार्य था इसका सार्वजनिक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसका नाम है पीडब्ल्यूडी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का सीपीडब्ल्यूडी होता है और स्टेट गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी होते हैं, निर्माण विभाग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सृजन हुआ था वो 1854 में हुआ था आपका, 1854 में। रेलवे का भाई 1853 में, उसके जस्ट अगले साल डलहौजी के द्वारा पीडब्ल्यूडी का निर्माण किया गया ताकि बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा सके। इसके द्वारा ही डाक और तार विभाग भी स्टैब्लिश किया गया था। डाक एंड तार विभाग भी इसी ने स्टैब्लिश किया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेकर के 1856 तक के अपने कार्यकाल में, इसका कार्यकाल कितना था? यह 1848 में भारत आया और इसी के बाद जो है 1857 की क्रांति हुई, 1856 तक भारत में रहा और इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ गया था। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ जाता है।
तो इसके टाइम पे डाक और तार भी आया, इसके टाइम पे सार्वजनिक विभाग बना, इसके टाइम पे रेलवे का आगमन भारत में हुआ। तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी इसने काफी काम किया है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। देखो अंग्रेज भारत में आए थे तो उनका सिर्फ एक ही मतलब था कि हमारे हित सधें। आप ये कभी मत सोचिएगा कि रेलवे का विकास कर दिया तो हमारे लिए क्या, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रेलवे तो मान लो कल के दिन आजादी के बाद हम ले आते, ये रहो तो इसलिए क्या कि औपनिवेशिक से शोषण की गति कितनी तेजी से बढ़ाई जा सके और वित्तीय उपनिवेशवाद यहां पे स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। तो इन्होंने तो शोषण की गति को बढ़ा दिया। लेकिन हां, रेलवे से बेनिफिट बहुत सारे हुए, जैसे राष्ट्रवाद का भी प्रखर उद्घोषण रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही। लोग जो है एक दूसरे के साथ संपर्कित होने चालू हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है लॉर्ड डलहौजी और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और तथ्य के तौर पे आप देख सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये आपके महत्वपूर्ण जो है 6 सब्जेक्ट से जुड़ी हुई विषय वस्तु थी और सभी में मैंने आपको कुछ ना कुछ पढ़ाया, समझाने का प्रयास किया। आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड मैंने आपको चीजें बताई हैं। चीजें कुछ समझ में आई हैं आप सभी को? कैसा लगा सेशन? आप लोग एक बार मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये एक नया जो है नए तरीके से पूरे सेशन को मैंने दिया, जिसमें फैक्चुअल डेटा आपको रहेगा। जहां पे मुझे एनालिसिस की जरूरत होगी फास्ट फॉरवर्ड एनालिसिस कराऊंगा। मेरी गति बहुत फास्ट होगी, आपको अपनी गति को भी उतनी ही गति पे लाना पड़ेगा। आपको मेरी गति समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज है, पर जो भी है हमारे पास टाइम इतना ही है। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे 6 सब्जेक्ट का रिवीजन कराना है। तो ये मेरी जो है बहुत बड़ी मजबूरी बन जाती है कि मैं आपको इस तरीके से लेकर के चलूं। बट अब आप लोग भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर और मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। आप लोग भी आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, पूजा सेन जी कह रही हैं अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के भी जनक है। बिल्कुल, अरस्तु बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। अरस्तु बहुत ही, है ना, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, है ना, ये सब जितने थे राजनीतिक विज्ञान पे इन्होंने काम किया। चलिए, तो इस गति के साथ हमारा चलता रहेगा सेशन और मेरे प्रयास रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करा पाऊं। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। अभी तक मैंने बहुत कुछ रिवाइज कराया है, आगे भी मैं इसी गति से चलता रहूंगा। ठीक है, चलिए।